Hello everyone. Today we will derive the relation between nearest neighboring atom D, age length A and radius R of the cubic system, cubic unit cell. In case of simple cubic unit cell, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, बाकी कहीं कोई पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, वो सिर्फ और सिर्फ इनके कॉर्नर पे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों कॉर्नर पे 8 एटम आपके लाई करते हैं। ये हम लोगों ने समझने के लिए बनाया हुआ है। सॉलिड के केस में जो पैकिंग होगी वो क्लोज पैकिंग होगी, सभी के सभी एटम एक दूसरे को टच करेंगे। एटम को यहाँ स्फीयर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो सभी के सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन एक दूसरे को टच करेंगे। इसके सेंटर से इसके सेंटर का ये रेडियस हो गया, सेंटर से बाउंड्री तक, ये भी सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस हो गया। इस सेंटर से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं डी, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। चलिए, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम कह रहे हैं कि जो भी कॉर्नर्स, जो भी एटम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होंगे और सभी एटम एक दूसरे को टच करेंगे। तो इस केस में अगर हम इसको ए पॉइंट नाम दे दें, इसको बी पॉइंट नाम दे दें, तो जो डिस्टेंस डी होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। ए बी वही हमने लिखा हुआ है, ये ए और ये बी, ये एज लेंथ ए, तो डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए। और ये ए किसके बराबर है? ये आर और ये आर, यानी ए किसके बराबर हो गया? आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। यही है ए, तो d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एज लेंथ a इज इक्वल टू 2r। हियर r इज द रेडियस ऑफ द एटम। चलिए, तो हम लोगों को मिल गया कि 2r इज इक्वल टू a, मतलब क्या? r इज इक्वल टू a बाई 2 या r इज इक्वल टू 0.5 इंटू a, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 0.5 इंटू एज लेंथ ऑफ क्यूबिक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो वही हमने लिखा है, एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0.5 a। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो रेडियस होगा वो एज लेंथ का 0.5 टाइम मल्टीपल होगा। चलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ एक पार्टिकल बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच में होगा। तो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रखा है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, मतलब एटम, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन ए, ये बी और ये सी। दूसरा, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच में जो एटम है वो है ये, जिसको हमने ई नाम दे रखा है। ठीक, तो ये ई पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया डी। चलिए, अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं। अच्छा, पहले ये देखिए, इसमें जो एटम होंगे, जो एकदम नियरेस्ट नेबरिंग एटम होंगे वो कौन से होंगे? अगर हम बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे, तो जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसा होगा, पहला एटम, दूसरा एटम, ठीक, ये पहला एटम, ये बीच वाला एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम और ये चौथा एटम। तो जो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस होगा वो ये होगा। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है ए, इसको नाम दिया है ई, या फिर दूसरा डिस्टेंस ये भी ले सकते हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं डी। ठीक है, यानी कि अगर हम नियरेस्ट नेबरिंग एटम के बारे में बात करें तो हमको ये डिस्टेंस ए ई इज इक्वल टू ई डी मिलेगा। इसको हम नाम देते हैं डी, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस डी, ये भी क्या है? डी। चलिए, तो बीसीसी के केस में हम कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू, हमने कहा ए ई इज इक्वल टू ई डी, मतलब क्या? ए डी बाई 2 इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ई डी। तो D इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू ए डी बाई 2। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। अब एक ट्रायंगल सपोज किया जाए, ट्रायंगल ए बी सी, एज लेंथ है ए, तो ए बी की वैल्यू हो गई ए,
एज लेंथ है ए, क्यूबिक यूनिट सेल है, एज लेंथ ए है, तो ये ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी भी कितना हो गया ए। पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ट्रायंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है ए और बी सी की वैल्यू कितनी है ए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, या ए सी इज इक्वल टू √2 इंटू ए, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक। तो ए डी मतलब क्या, ए ई प्लस ई डी, उसी को हम पूरा कह रहे हैं ए डी। चलिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, या ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू √2a स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू ए स्क्वायर, या ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, या ए डी इज इक्वल टू √3 इंटू ए। चलिए इस इक्वेशन को हमने लिया, ए डी इज इक्वल टू √3 इंटू ए। इक्वेशन 1 में आया था ए डी बाई टू इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ई डी, और ए ई डी है क्या, डी है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, तो ए डी बाई टू इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू डी। और ये हमने लिखा हुआ है कि यहां से अगर हम लिखना चाहें तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू डी, तो ए डी इज इक्वल टू 2 इंटू डी, ए डी इज इक्वल टू 2 इंटू डी, तो ए डी की वैल्यू √3a, तो 2d इज इक्वल टू √3a, या d इज इक्वल टू √3/2 इंटू a। चलिए ये हो गया d, d किसके बराबर है, ये r है, ये r है, तो d इज इक्वल टू क्या 2r, तो d इज इक्वल टू 2r, और d की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू a, यानी 2r इज इक्वल टू √3/2 इंटू a, या r इज इक्वल टू √3/4 इंटू a, ठीक। चलिए तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर के बीच में रिलेशन, बीसीसी के केस में ए और आर के बीच में रिलेशन। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोगों को मिला है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोगों को मिला हुआ है आर इज इक्वल टू a/2। चलिए बीसीसी के केस में हम लोगों को मिला हुआ है R इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए, √3/4 इंटू ए। अब हम लोग निकालते हैं एफसीसी के केस में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में डी आर और ए के बीच में रिलेशन। इन FCC या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ सारे फेस के बीच में एक पार्टिकल पाया जाएगा। एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया जाए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर पे होंगे, सभी कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे। सभी कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल को हम लोग यहाँ सर्किल से स्फीयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्फीयर जो है वो एटम मॉलिक्यूल या आयंस को यानी कि पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। एफसीसी के केस में पार्टिकल सभी फेसेस के बीच में भी होंगे। हम ऊपर वाले फेस को समझने के लिए ले रहे हैं, ये एक पार्टिकल बिल्कुल यहाँ पे बीचों बीच में
है। ठीक है, चलिए अब इसको हम नाम देते हैं। ये पार्टिकल ए बी सी डी ट्रायंगल शेप में बना रहे, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस भी हमको यहीं से मिलेगा। ठीक, चलिए नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी बाई 2। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी बाई 2। और ए बी है क्या, डी, तो डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी बाई 2। चलिए अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। सो इन ट्रायंगल ए सी डी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक, एज लेंथ हमने A माना हुआ है, ये A, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। अब AC की वैल्यू कितनी है, D है, D इज इक्वल टू कितना है AC बाई 2, D इज इक्वल टू AC बाई 2, यानी कि हमको मिला है AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A, यहां से D मिल जाएगा सिंस D इज इक्वल टू AC बाई 2, सो D इज इक्वल टू अंडर रूट 2A बाई 2। सॉल्व किया जाए तो D इज इक्वल टू अंडर रूट 2A अपॉन 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। यहां से हमको मिल गया D इज इक्वल टू A अपॉन रूट 2। चलिए D इज इक्वल टू A अपॉन रूट 2 और D इज इक्वल टू क्या होता है 2R, तो हमको मिल गया कि 2R इज इक्वल टू A अपॉन रूट 2, या R इज इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2। R इज इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2। चलिए तो FCC के केस में हमने क्या किया था, A B C तीन एटम ये कंसीडर किया हुआ है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC। ये हम लोग अपने समझने के लिए दूर दूर बना रहे हैं, एक्चुअली ये सभी एक दूसरे को टच करेंगे। AB इज इक्वल टू BC, ये हो गया नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, तो D इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC बाई 2। ट्रायंगल लिया जाए ACD, ACD में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू A, या D इज इक्वल टू हो गया हमारा AC बाई 2, तो D इज इक्वल टू AC बाई 2, यानी कि AC की वैल्यू रूट 2A बाई 2 सॉल्व किया गया, तो D इज इक्वल टू A बाई रूट 2, जो कि D इज इक्वल टू 2R, दो एटम्स के बीच में यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने लिया हुआ है D, ये है R, ये है R, तो D इज इक्वल टू 2R, D इज इक्वल टू 2R, या 2R इज इक्वल टू A बाई रूट 2, D की वैल्यू A बाई रूट 2, या R इज इक्वल टू A बाई 2 रूट 2। तो FCC के केस में हमको मिला, FCC के केस में मिला R इज इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2। ये तीन रिलेशन हम लोगों को मिले हुए हैं R और A के बीच में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। इन तीनों का यूज करके हम लोग निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग निकालते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग efficiency in simple
cubic unit cell. पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सपोज किया कि जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें लेंथ ऑफ यूनिट सेल है स्मॉल a और रेडियस है r. रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ स्फीयर है r. लेंथ ऑफ यूनिट सेल is equal to a. रेडियस ऑफ एटम को हम लोग यहाँ स्फीयर से रिप्रेजेंट करेंगे. रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r. ठीक. अब चलिए, अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? ए क्यूब. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब. ए मतलब कितना? 2r. सिंपल क्यूबिक केस में r इक्वल टू क्या? a/2. दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2r. ठीक. तो a की वैल्यू हम पुट कर दें 2r का होल क्यूब. ठीक. मतलब कि 8r क्यूब. दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ओके. इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल होंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होंगे. 8 कॉर्नर, 8 पार्टिकल इनटू 1 का कंट्रीब्यूशन 1/8, यानी टोटल कितने पार्टिकल हो गए? 1. ठीक. तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितने हो गए? 1. चलिए, इसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम. वॉल्यूम ऑफ एटम. एटम को हमने स्फीयर लिया हुआ है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. टोटल वॉल्यूम अगर हम निकालें, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो एक ही एटम है, तो 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, यानी वही हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब. दिस इज द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम. ऑक्यूपाइड वॉल्यूम. अब हम निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन होता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम. तो हमारा जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब और टोटल वॉल्यूम कितना है? 8 आर क्यूब. तो निकाला पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम. ठीक. ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम मतलब कितना? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब. कितने वॉल्यूम पे एटम्स ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और टोटल कितना वॉल्यूम है? 8 आर क्यूब. तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 8 आर क्यूब. ये कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारा? 4/3 पाई, मतलब 4/3 इंटू 3.14 या 22/7, जो भी आप रखना चाहें. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.5233. सॉल्व करने पे मिलेगा 0.5233. पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है 100 इंटू पैकिंग फ्रैक्शन. मतलब 0.5233 इंटू 100 मतलब 52.33%.
तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसका 52.33% ही ऑक्यूपाई कर पाएंगे। तो ये है पैकिंग इफिशियंसी इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग चलते हैं एक बार और इसको देख लेते हैं। लेंथ ऑफ यूनिट सेल हमने लिया हुआ है a, रेडियस ऑफ स्फीयर r, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब यानी कि 2r का क्यूब यानी कि 8r क्यूब, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 8 into 1/8 यानी कि 1 पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे थे। वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई r क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, तो एक एटम था और एक वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 4/3 पाई r क्यूब, तो 1 into 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। वैल्यू रखा, सॉल्व किया, वैल्यू रखा, हमको मिला 0.5233। पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 100 इंटू पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि 0.5233 इंटू 100 मतलब 52.33%। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे बीसीसी के केस में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हमारी पैकिंग इफिशियंसी क्या आएगी। तो पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, चलिए तो हम लोगों को अब निकालना है पैकिंग इफिशियंसी इन केस ऑफ बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इससे पहले हम लोगों ने निकाला हुआ है कि पैकिंग इफिशियंसी इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में पैकिंग इफिशियंसी कितनी हो गई 52.33, 52.33, ठीक। चलिए मान लिया फिर से कि लेंथ ऑफ यूनिट सेल बीसीसी के केस में अब हम लोग निकाल रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो मान लिया कि लेंथ ऑफ यूनिट सेल है a जो पहले माना हुआ था, रेडियस ऑफ स्फीयर है r, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा बोले a क्यूब। अब बीसीसी के केस में a की वैल्यू कितनी होगी यहां से निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4r/√3 इज इक्वल टू a। वैल्यू पुट करेंगे a क्यूब मतलब क्या 4r/√3 का होल क्यूब, ठीक, यानी कि 64/3√3 r क्यूब, ठीक। नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल, तो बीसीसी के केस में एटम्स कहाँ कहाँ थे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे जो कॉर्नर पे थे वो थे, और प्लस एक पार्टिकल बिल्कुल बीचों बीच में था। तो ये हो गया 8 into 1/8 कॉर्नर वाले का, प्लस एक बीचों बीच में उसका कंट्रीब्यूशन 1, तो ये मिल गया हमको 1 + 1 इज इक्वल टू 2। चलिए वॉल्यूम ऑफ एटम स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, एक इतना ऑक्यूपाई कर रहा है और टोटल एटम कितने हैं 2, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2 into 4/3 पाई r क्यूब यानी 4 × 2 = 8/3 पाई r क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हमारा कितना था, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एंड दिस इज द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स मॉलिक्यूल और आयन, occupied volume. So we can write packing efficiency is equal to occupied volume upon total volume, 8/3 pi r cube upon total volume 64 r cube upon 3√3। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 0.68 पैकिंग इफिशियंसी निकाला है, तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 100 इंटू पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि 0.68 इंटू 100 मतलब कितना परसेंट 68%। तो बीसीसी के केस में
बीसीसी के केस में जो पैकिंग इफिशियंसी आई वो कितनी आई 68%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो पैकिंग इफिशियंसी थी वो कितनी थी 52.33। बीसीसी के केस में कितनी आ गई 68%। ठीक, चलिए अब हम लोग निकालेंगे एफसीसी के केस में पैकिंग इफिशियंसी। एक बार और इसको देख लेते हैं। लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए, रेडियस ऑफ स्फीयर आर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, मतलब 4r/√3 का होल क्यूब। सॉल्व किया तो 64/3√3 r क्यूब, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल, तो 8 कॉर्नर पे हो गया और एक बीचों बीच में हो गया। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8, बीच वाले का 1, तो 8 × 1/8 + 1 × 1 यानी 1 + 1 = 2। वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 πr क्यूब। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे 2, तो टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना हो गया 2 × 4/3 πr क्यूब, तो 8/3 πr क्यूब। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, 8/3 πr क्यूब अपॉन 64 r क्यूब, मतलब 0.68। पैकिंग इफिशियंसी 100 × पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि 0.68 × 100 मतलब 68%। तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक के केस में और बीसीसी के केस में पैकिंग इफिशियंसी। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफसीसी के केस में पैकिंग इफिशियंसी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ सारे फेस के बीच में एक एक एटम पाया जाएगा। फेस के बीच में जो एटम पाया जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, 1/2। वो एक साथ दो एटम्स के साथ पार्टिसिपेट करेगा, दो यूनिट सेल के साथ पार्टिसिपेट करेगा, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में वो हो जाएगा 1/2। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था। चलिए, पैकिंग इफिशियंसी इन केस ऑफ एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर से सपोज किया, लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए, रेडियस ऑफ एटम यानी स्फीयर आर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मालूम है क्या करना है, ए क्यूब, ए की वैल्यू यहां से एफसीसी के केस में निकाल दिया। ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2√2 × r, तो ए क्यूब यानी कि 2√2 r का होल क्यूब, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। चलिए, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी के केस में पार्टिकल कहां हो गए, कॉर्नर पे हो गए और हर फेस के बीच में एक हो गया। 8 कॉर्नर 6 फेसेस, कॉर्नर पे 8 एटम, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस टोटल फेसेस 6 और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2। 6 एटम 6 फेसेस पे और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये हो गया 1 प्लस ये 3 यानी कि 4। चलिए, वॉल्यूम ऑफ एटम, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब, टोटल कितने एटम है 4, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 4 × 4/3 πr क्यूब, 4 4 = 16/3 πr क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस इज द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। Total volume is the volume of cubic unit cell. Packing efficiency, occupied volume upon total volume. So we can write occupied volume 16/3 πr cube upon total volume 2√2 r whole cube, 2√2 r whole cube। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.142857 जो भी आप पुट करें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मिलेगा 0.7401, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया 0.7401। पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 100 × पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब क्या 0.7401 × 100 मतलब 74.01%। तो एफसीसी के केस में जो पैकिंग इफिशियंसी होगी वो होगी 74.01%।
74.01%। तो आज हम लोगों ने देखा है कि D नियरेस्ट नेबरिंग एटम, D डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट नेबरिंग एटम D, रेडियस R, एज लेंथ A के बीच में रिलेशन। पहले हम लोगों ने वो निकाला था, सिंपल क्यूबिक के केस में R इज इक्वल टू A/2, BCC के केस में R इज इक्वल टू √3/4A और FCC के केस में R इज इक्वल टू A/2√2। उसके बेसिस पे हम लोगों ने निकाला पैकिंग इफिशियंसी, या इसी को हम कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक के केस में 52.33, BCC के केस में 68% और FCC के केस में 74.01%। पैकिंग इफिशियंसी हमें बताएगा कि कौन सा सॉलिड कितना ज़्यादा मजबूत होगा। जिसका पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम लोगों ने अभी देखा कि पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे और D, R और A के बीच में रिलेशन। अपने सिलेबस में इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, D, R और A के बीच में रिलेशन आए हुए हैं, उस पे न्यूमेरिकल्स हैं। थैंक यू।